कानून में निष्पक्षता का सवाल बहुत अहम है। पर जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा काम जो कल तक बिल्कुल कानूनी था और आज सरकार एक नया कानून बनाकर उसे अपराध घोषित कर दे, तो क्या ये सही होगा? चलिए, कानून की इसी दिलचस्प गुत्थी को आज सुलझाते हैं। कल्पना कीजिए, कोई भी एक सामान्य सा काम जो किसी ने किया, उस वक्त वो काम पूरी तरह से कानूनी था। कुछ भी गलत नहीं, कोई भी नियम नहीं तोड़ा गया। और बस यहीं पर कानून का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत सामने आता है। एक ऐसा सिद्धांत जो असल में हमें और आपको ठीक इसी तरह के अन्याय से बचाने के लिए बनाया गया है। इस सिद्धांत को एक्स पोस्ट फैक्टो कानून कहते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है घटना के बाद। ये एक ऐसा आइडिया है जिसकी जड़ें इंसाफ और निष्पक्षता की सोच में बहुत गहरी हैं। इसे समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका अमेरिकी चीफ जस्टिस मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा था, ये एक ऐसा कानून है जो किसी काम को इस तरह से सजा के लायक बनाता है जिस तरह से वो उस समय सजा के लायक नहीं था जब उसे किया गया था। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये अतीत में जाकर गेम के रूल्स बदलने जैसा है। सोचकर देखिए, आप कोई खेल खेल रहे हैं और खेल खत्म होने के बाद कोई आकर नियम बदल दे और कहे कि अब आप हार गए। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून बिल्कुल यही काम करते हैं। ये किसी कानूनी काम को रातों रात अपराध बना सकते हैं, या किसी छोटे अपराध की सजा को और ज्यादा संगीन बना सकते हैं, या फिर सजा को ही बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि दोषी ठहराना आसान हो जाए, इसके लिए सबूतों के नियम भी बदल सकते हैं। तो सवाल यह है कि भारत के अपने कानूनी सिस्टम में इससे बचने का क्या तरीका है? खैर, इसका जवाब हमारे संविधान के दिल में ही मौजूद है। आर्टिकल 20। ये सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं है, ये भारत में रहने वाले हर एक इंसान के लिए एक ढाल है, एक शील्ड है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। ये हमें सरकार की मनमानी ताकत से बचाता है और ये पक्का करता है कि खेल के नियम पहले से तय हो। अब दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 21 सिर्फ एक नियम नहीं है। इसमें असल में दो अलग अलग और बहुत मजबूत सुरक्षा कवच हैं जो हमें दो अलग अलग तरीकों से बचाते हैं। मतलब ये शील्ड दो हिस्सों में काम करती है। पहला, किसी को भी ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उसे करते समय अपराध था ही नहीं, और दूसरा, किसी को भी उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती जो उस समय के कानून में तय की गई थी। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आज कोई कानून बनाया गया, तो वो कानून कल किए गए किसी काम को अपराध बनाने के लिए टाइम में पीछे नहीं जा सकता। ये फेयरनेस का यानी निष्पक्षता का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी अपराध की सजा आज 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाती है, तो ये नई और ज्यादा सख्त सजा उन लोगों पर लागू नहीं हो सकती जिन्होंने ये अपराध कानून बदलने से पहले किया था। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारी अदालतों ने इस सुरक्षा को बार बार सही ठहराया है। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के एक बहुत ही मशहूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुनाया था कि 1947 में किए गए अपराध पर 1949 के कानून के हिसाब से बड़ा हुआ जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है, एक ऐसा मोड़ जो इस शील्ड के असली मकसद को सामने लाता है, और वो मकसद है निष्पक्षता। तो जरा सोचिए, अगर कोई नया कानून सजा को बढ़ाए नहीं बल्कि कम कर दे तो क्या होगा? क्या ये भी मना है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत तय किया है। रतनलाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो शील्ड है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए है, किसी को फायदा मिलने से रोकने के लिए नहीं। तो अगर कोई नया कानून सजा को कम करता है तो उसे पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। कानून की भाषा में इसे कहते हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जिसका सीधा सा मतलब है कि कानून को हमेशा इस तरह से समझा जाना चाहिए जिससे आरोपी को फायदा हो, क्योंकि आखिर में आर्टिकल 20 का मकसद हमेशा इंसाफ को पक्का करना है। अब ये जो पूरा आइडिया है ना, लोगों को पिछली तारीख से लागू होने वाली सजाओं से बचाने का, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। ये न्याय का एक ग्लोबल सिद्धांत है जो दुनिया भर के सभ्य समाजों की नींव माना जाता है। आप अमेरिका का संविधान देख लीजिए या फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सिद्धांत आपको हर जगह मिलेगा। इसे दुनिया भर में एक न्यायपूर्ण कानूनी सिस्टम की पहचान माना जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी देश की सरहद से बंधा नहीं है। पर भारत के संविधान में इस अधिकार को कितना जरूरी माना गया है, मतलब इसकी अहमियत कितनी है? इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। देखिए, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हालात बहुत असाधारण होते हैं। ऐसे में सरकार ज्यादातर मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन कुछ अधिकार इतने बुनियादी और जरूरी माने गए हैं कि उन्हें कभी नहीं छीना जा सकता। सिर्फ दो को छोड़कर।
ये बदलाव आया 1978 में 44वें संशोधन के बाद। तब ये तय किया गया कि दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें इमरजेंसी के सबसे मुश्किल दौर में भी नहीं छीना जा सकता। एक है आर्टिकल 20 जो हमें ऐसे ही कानूनों से बचाता है, और दूसरा है आर्टिकल 21 जो हमें जीने और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार देता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये 1975 की इमरजेंसी के तजुर्बे से सीखा गया एक बहुत बड़ा सबक था। इस बदलाव ने आर्टिकल 20 को एक ऐसे मानवाधिकार का दर्जा दिया जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये कानून के राज की आत्मा है, यानी ये विचार कि कोई भी सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि एक ऐसा अधिकार जो हमें हमारे अतीत के कामों के लिए सजा से बचाता है, वो हमारे आने वाले कल को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये एक आज़ाद और इंसाफ पसंद समाज में जीने का भरोसा है।